गुड मॉर्निंग। हमारा चैप्टर चल रहा था जनसंख्या संरचना, जिसके अंतर्गत हमने दो टॉपिक कर लिए थे, आयु संरचना और लिंगानुपात या लिंग संरचना। आज हमारा टॉपिक है जनसंख्या संगठन। देखिए, जनसंख्या संगठन होता क्या है। जैसे हमने ये और ये दो तो कर लिए थे, आज का हमारा टॉपिक जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन का मतलब क्या है। देखिए, जनसंख्या है वो संगठन का मतलब जनसंख्या वो कहाँ पर निवास करे, या तो जनसंख्या नगर में निवास करती है या फिर जनसंख्या वो गाँव में निवास करती है। तो जनसंख्या संगठन का शाब्दिक अर्थ होता है कि जनसंख्या संगठन में किसी भी देश है, कोई भी देश हो, किसी भी देश की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या के जो अनुपात है उस अनुपात में ही जनसंख्या संगठन को देखा जाता है। या यूँ कहें कि नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या का जो अनुपात होता है उस अनुपात को ही क्या कहा जाता है, जनसंख्या संगठन कहा जाता है। तो जनसंख्या संगठन का मतलब है कि ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसी को क्या कहा जाता है, आपके जनसंख्या संगठन कहा जाता है। अब देखिए, ग्रामीण जनसंख्या वो किसे कहते हैं। ग्रामीण जनसंख्या क्या होती है, सबसे पहले हम ग्रामीण जनसंख्या लिखें। सामान्यतः ग्रामीण जनसंख्या की परिभाषा ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उन ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ग्रामीण जनसंख्या कहा जाता है। या यूँ कहें कि आपके गांव में रहने वाले कृषि अथवा प्राकृतिक क्रियाकलापों में संलग्न जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ग्रामीण जनसंख्या का प्रमुख व्यवसाय है वो है कृषि, मत्स्य पालन, खनन, आखेट, पशुपालन। इन सभी सेक्टरों के अंदर जो संलग्न जनसंख्या होगी वो ग्रामीण जनसंख्या होगी। या यूँ कि जो प्राथमिक क्रिया में संलग्न जनसंख्या होती है उसको हम ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। अब देखिए, विश्व के अंदर कितनी प्रतिशत जनसंख्या वो गाँव में रहती है, तो विश्व के अंदर लगभग 47%, संपूर्ण विश्व के अंदर 2015 के अनुसार संपूर्ण विश्व में 47% जनसंख्या वो गाँव के अंदर या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है। अब इसी प्रकार अगर हम बात करें कि नगरीय जनसंख्या किसे कहते हैं, ये ग्रामीण जनसंख्या आ गई। अब बात करते हैं नगरीय जनसंख्या की। तो देखो, जो कृषि सेक्टर में लगे हुए थे वो तो ग्रामीण जनसंख्या में, या यूँ कि गैर कृषि कार्यों में, गैर कृषि कार्यों में। अब गैर कृषि कार्य कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए उद्योग है, विनिर्माण है, परिवहन है, अनुसंधान है, शोध, बैंकिंग, व्यापार, ये सब किस में आते हैं, गैर कृषि कार्यों में। तो नगरीय जनसंख्या किसे कहते हैं, गैर कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या को आपके नगरीय जनसंख्या कहा जाता है। अब देखिए, विश्व की लगभग यहाँ पर 47% जनसंख्या वो गाँव में रहती है। तो प्रतिशत 100 में से 47 निकालिए तो कितने हो गए, 53%। यानी 2015 के अनुसार विश्व की 53% जनसंख्या वो कहाँ पे निवास करती है, वर्तमान में नगरों में निवास करती है। ठीक है। अब बात करते हैं महाद्वीप के हिसाब से कि एशिया और अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर विश्व की 38% जनसंख्या है। या यूँ कहें इन महाद्वीपों में 38% जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। बाकी जो आपके नगरों में रहती है 38% जनसंख्या वो नगरों में निवास करती है। और बाकी जो आपके बची हुई है 62% जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है, 62% जनसंख्या वो गाँव में निवास करते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। किसकी, एशिया और अफ्रीका। या यूँ बोल सकते हो आप कि विश्व में सर्वाधिक ग्रामीण
जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, तो फिर एशिया और अफ्रीका। यहाँ पर 38% जनसंख्या है वो नगरों में रहती है, 62% जनसंख्या वो गाँव में निवास करती है। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप महाद्वीप, इन दोनों महाद्वीपों में लगभग 75 से लेके 78% जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है, नगरों में निवास करती है। बाकी 30-32% जनसंख्या है वो गाँवों के अंदर निवास करती है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला महाद्वीप है तो उत्तरी अमेरिका और आपका यूरोप महाद्वीप है। अगर हम बात करते हैं कि सन 2025 तक एक संपूर्ण विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या वो नगरों में निवास होगी या नगरों में निवास करेगी, तो देखिए 61%। ये 2025 का है और 2015 यानी 10 साल पहले कितने प्रतिशत है, लगभग 53% है वो नगरों के अंदर निवास करते हैं। नगर के अंदर बात करते हैं तो 53%, ठीक है। और 2025 में ये बढ़ के कितनी हो जाएगी, 61% जनसंख्या हो जाएगी। 61% जनसंख्या है वो नगरों में निवास करेगी 2025 तक, ठीक है। अब बात करते हैं हम विश्व नगरीय जनसंख्या का वितरण, यानी विश्व के अंदर नगरीय जनसंख्या का वितरण कहाँ कहाँ है। तो देखिए विश्व नगरीय जनसंख्या का वितरण, तो देखिए इस वितरण के हिसाब से इसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। उच्च नगरीय जनसंख्या, मध्यम और न्यून नगरीय जनसंख्या। यानी सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले है उच्च नगरीय जनसंख्या कि संपूर्ण विश्व के अंतर्गत ऐसे कौन से देश हैं जहां की लगभग 60% से अधिक जनसंख्या वो नगरों में निवास करती है। उच्च नगरीय जनसंख्या किसको कहा जाता है, जिस देश की लगभग आपके नगरीय जो जनसंख्या है या कुल जनसंख्या का 60% जनसंख्या वो नगरों में निवास करती है, तो वो किस श्रेणी में आएगी, उच्च नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत आती है 60%। अब ऐसे कौन कौन से देश है जिसकी कुल जनसंख्या की 60% जनसंख्या वो नगरों में निवास करती है, तो इसके अंदर देखिए यूएस आता है, कनाडा है, मेक्सिको है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, पश्चिमी या यूरोप के लगभग सभी देश यूरोप महाद्वीप के, जिसमें से पश्चिमी यूरोप, खास तौर से पश्चिमी यूरोप जहाँ आपके इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, इन देशों की लगभग ज़्यादातर इन देशों के अंदर आपके नगरों के अंदर जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा एशिया महाद्वीप में जापान भी है, सिंगापुर भी है। जापान, सिंगापुर ये प्रमुख आपके देश हैं, उस इसमें उच्च नगरीय जनसंख्या में आते हैं। दूसरा है मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले। तो मध्यम किसको कहा जाता है कि ऐसे देश जिसकी कुल जनसंख्या की 40 से लेकर 60% जनसंख्या है वो नगरों में निवास करती है। तो इसका जो दायरा है वो 40 से 60% के बीच में है कि ऐसे देश जिनकी लगभग कुल जनसंख्या की लगभग 40 से लेकर 60% जनसंख्या है वो नगरों के अंदर निवास करते हैं। या यूँ कि इस वर्ग में विश्व में वे देश आते हैं जिनमें नगरीय जनसंख्या का 40 से लेकर 60% है तक पाया जाता है। इसके अंदर चीन है, इंडोनेशिया है, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र है, वेनेजुएला, क्यूबा है, चीन आता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत आपका इंडोनेशिया आता है, क्यूबा है, दक्षिणी अफ्रीका है, मिस्र है, ये सब देश है
वो इसके अंतर्गत आते हैं। वेनेजुएला है, ये देश आते हैं मध्यम नगरीय। और तीसरा है न्यून नगरीय जनसंख्या वाला देश। इसके अंतर्गत आपको पता है कि इसका दायरा है वो क्या है, न्यून नगरीय जनसंख्या। अब न्यून जनसंख्या इसके अंतर्गत है कि जिस देश की 40% से कम जनसंख्या है वो नगरों में निवास करती है, तो वो किस में आएगा, न्यून नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इसमें हमारा भारत में लगभग 2011 के अनुसार 31.27% जनसंख्या, 31.27% है वो जनसंख्या वो नगरों के अंतर्गत निवास करती है, जो 40 से कम है। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी देश हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, या दक्षिणी पूर्वी एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के सभी देश इसके अंतर्गत आते हैं। और भारत का एक पड़ोसी देश नेपाल और है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये आपके न्यून नगरीय जनसंख्या। तो देखिए, सबसे पहले ग्रामीण जनसंख्या, जो कृषि कार्यों के अंदर संलग्न जनसंख्या होती है वो ग्रामीण जनसंख्या, उनका प्रमुख कार्य है कृषि, मत्स्य पालन, खनन। दूसरा नगरीय जनसंख्या, जो गैर कृषि कार्यों में संलग्न है, जैसे उद्योग, विनिर्माण, परिवहन, अनुसंधान, शोध, व्यापार, बैंकिंग, ये सब इसमें आते हैं। विश्व की 53% जनसंख्या वो नगरों में निवास करती है, 47% जनसंख्या वो गाँवों में निवास करती है। विश्व में सबसे कम आपके नगरों में निवास करने वाला महाद्वीप एशिया और अफ्रीका, 38% जनसंख्या नगरों में, 62% जनसंख्या गाँव में। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका और यूरोप की 75 से 78% जनसंख्या नगरों में, बाकी जो 30-32% बस्ती है, 22-23% बस्ती है, वो लगभग कहाँ निवास करती है, आपके ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। 2025 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि संपूर्ण विश्व की 61% जनसंख्या वो आपके नगरों में निवास करेगी। संपूर्ण विश्व की नगरीय जनसंख्या का जो वितरण है कि कितना प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करते, तो उस समय के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। उच्च नगरीय जनसंख्या, मध्यम और निम्न। उच्च के अंदर 60, जिस देश की जनसंख्या या यूँ कहें कि जिस इसका जो क्राइटेरिया वो 60% है, 60% से अधिक जनसंख्या जहाँ पर निवास करती है वो उच्च में आती है। ठीक है, इसमें यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आते हैं। दूसरा मध्यम के अंदर 40 से 60% के बीच में चीन, इंडोनेशिया, क्यूबा, दक्षिण अफ्रीका आते हैं। और फिर है न्यून नगरीय जनसंख्या, इसके अंदर 40% से कम जनसंख्या आती है। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और दक्षिण पूर्वी एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के देश आते हैं। ठीक है,
अब देखिए हमारा टॉपिक है साक्षरता। पहला आयु संरचना लिंगानुपात पढ़ लिया, जनसंख्या संगठन पढ़ लिया, अब है साक्षरता। देखिए सबसे पहले कि साक्षरता हमारे दैनिक जीवन में या मनुष्य के जीवन के अंदर किस प्रकार प्रभावित करता है साक्षरता। तो देखिए साक्षरता होती है वो जनसंख्या के जो गुणात्मक होता है, मनुष्य के जो गुण होते हैं उन गुणों के ऊपर या गुणों को या गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। यानी यूँ कहें कि जनसंख्या होती है वो मनुष्य के जीवन है, उसके जीवन के जो उस मनुष्य के जो रहन सहन होता है या उसके जो विभिन्न प्रकार के हाव भाव होते हैं उनका बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से उसको प्रभावित करते हैं। तो सिंपल भाषा में हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि जन साक्षरता होती है वो जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए मानव के विकास में यानी मानव विकास सूचकांक आपने पढ़ा होगा पहले, SDI जो 6-7 क्लास से हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। मानव विकास सूचकांक के निर्धारण के अंदर आपके जो मनुष्य के निर्धारण में 3 प्रमुख बिंदु हैं, जिसमें एक साक्षरता भी है कि मनुष्य का जो डेवलपमेंट है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो प्रमुख लक्ष्य रखे गए हैं उनमें आपका साक्षरता भी आता है। तो मानव विकास सूचकांक के निर्धारण में साक्षरता को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक उन्नति का विश्वसनीय सूचक माना गया है। या यूँ कहें कि जो मानव विकास है, मनुष्य के जो विकास डेवलपमेंट के बारे में जानकारी रखने वाले जो तत्व हैं उनमें साक्षरता है। और साक्षरता होती है वो मनुष्य के सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक, आपके आर्थिक और राजनीतिक, जो इनका राजनीतिक उन्नति का जो विश्वसनीय सूचक है वो किसको माना गया, साक्षरता को। अब बात करते हैं हम साक्षरता कहते किसे हैं। देखिए साक्षरता के अंदर 7 वर्ष सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि इसकी लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, 7 वर्ष, यानी एज है वो 7 वर्ष या अधिक, 7 वर्ष या अधिक आयु के वे लोग, 7 वर्ष या अधिक आयु के वे लोग जो दैनिक जीवन में पढ़ तथा लिखकर एक दूसरे को समझ व समझा सके, पढ़ व लिख कर एक दूसरे को समझ व समझाकर, एक दूसरे को समझ व समझाकर आपके समझ व समझा सके, उन्हें क्या कहा गया है, साक्षर कहा गया, उन्हें साक्षर कहा गया है। देखिए मनुष्य पहले सबसे पहली शर्त है कि उसकी एज है वो 7 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, और उसे 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक आयु के वे लोग जो दैनिक जीवन में, अपने दैनिक जीवन के अंदर वो क्या है, एक दूसरे को या एक दूसरे की चीज़ों को पढ़ व लिख सकता है और एक दूसरे को समझ सकता है, एक दूसरे के बारे में समझ सकता है और उनको समझा भी सकता है, उन्हीं लोगों को क्या गया है, साक्षर कहा गया है। अब देखिए विश्व के अंदर अलग अलग देशों के अंदर साक्षरता का प्रतिशत है। कुछ देश, ध्यान रखना, जिस देश का साक्षरता का प्रतिशत या यूँ कहें कि जिस देश की गवर्नमेंट है साक्षरता के ऊपर जितनी अधिक पैसा खर्च करेगी या जितना अधिक इन्वेस्ट करेगी, उस देश की आर्थिक उन्नति उतनी ही मजबूत होगी, या यूँ कहें कि उस देश का विकास है वो उतना ही ज़्यादा होगा। ज़्यादातर देश है वो साक्षरता के ऊपर काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, यानी इस सेक्टर के ऊपर है वो लोगों के द्वारा लोगों को विभिन्न प्रकार की सेक्टर के अंदर विभिन्न प्रकार की खोजों या विभिन्न प्रकार की जो प्रशिक्षण क्षेत्र है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। इनमें देखिए 100% कुछ देश हैं वो आज भी बहुत साक्षरता के मामले में, अफ्रीका महाद्वीप के काफ़ी देश है वो साक्षरता के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं
जो वहाँ पे 100% है, यानी पूरी की पूरी जनसंख्या वो साक्षर है, या यूँ कि 100% जनसंख्या या 100% जनसंख्या है वो साक्षर जनसंख्या है। तो ऐसे कौन से देश है विश्व के अंदर जो 100% जनसंख्या वहाँ की 100% जनसंख्या साक्षरता वाले देश? तो ऐसे कौन से देश हैं? देखिए, इसके अंतर्गत जापान, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। जापान आता है, जापान की पूरी की पूरी जनसंख्या साक्षर है। जापान, ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे है। ये सभी देश हैं, वहाँ की 100% जनसंख्या है वो किसके अंतर्गत आती है? आपकी साक्षर जनसंख्या के अंतर्गत आती है। इसलिए इन देशों का जो आर्थिक विकास है वो लोगों का सामाजिक विकास है वो उतने ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण माना गया या उतना ही अधिक है। इनका जो रहन सहन है वो उसी प्रकार का माना गया है। अब अंतिम जो टॉपिक है हमारा व्यावसायिक संरचना, व्यवसाय या व्यावसायिक संरचना। देखिए, व्यावसायिक संरचना है किसे कहते हैं, व्यवसाय होता क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हम व्यावसायिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं कि किसी भी देश की जो कुल संख्या है, कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या के विभिन्न व्यवसायों का अध्ययन है वो व्यवसाय संरचना में किया जाता है। कोई भी देश है, उस देश जैसे भारत है, भारत की जो कार्यशील जनसंख्या है उस कार्यशील जनसंख्या के अंदर विभिन्न व्यवसाय होते हैं। जैसे अब आपको बताएं कि कार्यशील व्यावसायिक संरचना का मतलब है कुल जनसंख्या की कार्यशील जनसंख्या। मान लीजिए कुल जनसंख्या है, इसमें से जो कार्यशील है, अब आपको बताया, आपने पढ़ा है कार्यशील जनसंख्या कौन सी है, आपने 3 वर्ग पढ़े, 0 से 14 वर्ष के, 15 से 64 वर्ष के और 65 वर्ष से अधिक। तो इसमें से आपको बताया ये और ये दोनों एक कार्यशील है और ये आपकी कौन सी है, कार्यशील जनसंख्या है। यानी 15 वर्ष से लेके और 64 वर्ष के आयु के लोग हैं वो कार्यशील जनसंख्या में आते हैं। तो यानी कुल जनसंख्या की कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत जो विभिन्न व्यवसाय आते हैं, व्यवसाय आपको पता है कि 5 व्यवसाय है, प्राथमिक, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। ये 5 व्यवसाय है। तो यानी कहने का मतलब इस कार्यशील जनसंख्या यानी कार्य करने वाले लोग हैं वो 5 आपके सेक्टरों के अंदर काम करते हैं। अब देखिए, इसके अंतर्गत भी 2 है, इसमें एक है अल्प विकसित, दूसरा विकसित या यूं कि हम विकासशील और विकसित, और तीसरा है अति विकसित। जो देशों की कैटेगरी है, 3 कैटेगरी है, एक तो अल्प विकसित देश है, दूसरा विकासशील या विकसित देश है और तीसरा अति विकसित देश है। तो आपको बताया कि संपूर्ण विश्व की जो जनसंख्या है वो अलग अलग व्यवसाय के अंतर्गत संलग्न है। ठीक है, तो हम देखिए व्यवसाय किसे कहते हैं। सबसे पहले व्यवसाय आ रहा है तो प्राथमिक व्यवसाय है। तो व्यवसाय किसे कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए जो आर्थिक क्रियाएं करता है उसको क्या कहा गया है, व्यवसाय कहा गया है। मनुष्य अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए जो आर्थिक क्रियाएं करता है उसी को हम क्या कहते हैं, व्यवसाय करते हैं। अब आपको बताएं कि सभी मनुष्य या सभी जनसंख्या या कुल जनसंख्या या जितने भी लोग हैं वो एक ही प्रकार के कार्य करते नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ
पढ़े लिखे हैं तो उनका सेक्टर अलग है, सब लोगों की अलग अलग रुचि होते हैं। तो यानी कि इन व्यवसायों की 5 श्रेणियाँ होती हैं। सबसे पहले प्रथम श्रेणी है प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय किसे कहा गया है? आपको अभी मैंने पहले बताया गया कि जो कृषि, पशुपालन, आखेट, मत्स्य पालन आपके आदि व्यवसाय में जो संलग्न जनसंख्या होती है उनको क्या कहा गया है? प्राथमिक व्यवसाय। कौन से? सबसे पहले जो कृषि कार्य करता है, पशुपालन करता है, मत्स्य पालन, खनन, आखेट, इसके अंदर जो संलग्न जनसंख्या होगी वो जनसंख्या वो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आएगी। अब देखिए प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत है वो कौन आते हैं? जिस देश की इसके अंतर्गत अल्प विकसित देश वाले लोग हैं वो सब किस में आते हैं? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। अल्प विकसित के जितने भी देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप के मान लीजिए, भारत के भी मान लीजिए कुछ भाग है, भारत में भी इस ज़्यादातर जनसंख्या वो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत संलग्न है। तो ये अल्प विकसित श्रेणी के जो देश है वो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय व्यवसाय, या इसको हम बोल सकते हैं कृषि सेक्टर के अंदर या कृषि कार्यों के अंदर संलग्न जनसंख्या वो प्राथमिक व्यवसाय। अब दूसरा द्वितीय यानी गैर कृषि कार्यों। अब गैर कृषि कार्य कौन से होते हैं? या यूँ कहें कि गैर कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या होती है उसको हम क्या कहा जाता है? द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत है या द्वितीय व्यवसाय से जोड़ा गया है। अब द्वितीय व्यवसाय में कौन कौन से आते हैं? जैसे उद्योग है, विनिर्माण है, निर्माण है, प्रसंस्करण है, शोधन जिसको हम बोल सकते हैं, ये सब किस में आते हैं? आपके द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। इससे नहीं कि देश इसके अंतर्गत जो देश है वो किस रूप में होंगे? या तो विकासशील होंगे या विकसित देश है वो किस इससे जुड़े होते हैं। विकासशील और विकसित देश है वो ज़्यादातर कौन से व्यवसाय से जुड़े होते हैं? द्वितीय व्यवसाय से जुड़े होते हैं। और जो अल्प विकसित देश होते हैं वो प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं। अब बात करते हैं तृतीयक व्यवसाय की। देखिए तृतीयक व्यवसाय है, इसको सेवा सेक्टर भी कहा जाता है, सेवा सेक्टर, क्योंकि ये इसके अंदर किसी वस्तु की प्रत्यक्ष उत्पादन नहीं होता है, वस्तु बनती नहीं। जैसे इनमें वस्तु का निर्माण होता है या वस्तु का उत्पादन होता है, ठीक है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। ये एक सेवा का माध्यम है। जैसे हम बोल सकते हैं जैसे परिवहन है एक सेवा है, व्यापार है सेवा है, संचार, प्रशासन है, बैंक है, बीमा है, आदि सब है वो इसी व्यवसाय के अंतर्गत जुड़े हुए होते हैं या तृतीयक व्यवसाय से जुड़े होते हैं। ये भी ज़्यादातर आपको बताया कि ज़्यादातर ये है, ये सभी सेक्टर इसी से जुड़े होते हैं। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम यानी गैर कृषि कार्यों के जितने भी व्यवसाय है वो विकासशील और विकसित इन सभी सेक्टरों देशों से जुड़े हुए होते हैं। यानी विकासशील और विकसित देश है वो गैर कृषि कार्यों से जितने भी व्यवसाय होते हैं जैसे द्वितीय से लेकर पंचम तक इसी से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चतुर्थक व्यवसाय। चतुर्थक व्यवसाय के अंदर सूचना, शोध, प्रबंधन, मैनेजमेंट है, ठीक है, रिसर्च है, इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन है, स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य आदि क्रियाकलाप चतुर्थ व्यवसाय से जुड़े होते हैं। ये ध्यान रखना चतुर्थ व्यवसाय सभी व्यवसायों के अंदर चतुर्थ व्यवसाय प्रमुख व्यवसाय माना गया और इसके अंदर जो अति विकसित देश है वो सब चतुर्थ व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं। तो चतुर्थ व्यवसाय से अति विकसित देश है वो इससे जुड़े होते हैं। और पंचम व्यवसाय भी है वो भी किससे जुड़ा होता है? अति, इनसे तो विकासशील और विकसित से जुड़े होते हैं, साथ ही साथ अति विकसित देश है वो भी इनसे जुड़े हुए होते हैं। और पंचम व्यवसाय के अंदर कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए कार्यकारी निर्माणकर्ता होते हैं, कार्यकारी जो निर्माण नीति निर्धारण करने वाले निर्माणकारी, इसके अलावा अनुसंधान है, जो गवर्नमेंट होती है वो भी पंचम आती है यानी सरकार आती है, कानूनी सलाहकार या कानून है वो भी पंचम आते हैं, कानूनी व तकनीकी सब इसी में आते हैं। इसके अलावा जो सलाहकार होता है, परामर्शदाता होता है वो भी किस में आता है? पंचम में आता है, सलाहकार वगैरह, ठीक है, वो भी पंचम में आते हैं। तो ये 5 व्यवसाय है आपके और वो आपके अल्प विकसित, विकासशील, विकसित
और अति विकसित देशों से जुड़े हुए हैं। अलग अलग देशों के अंदर आपके अलग अलग जो देश है वो अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था, चैप्टर था जनसंख्या संरचना। अगले वीडियो के अंदर हम एक नए अध्याय के साथ में अध्ययन करेंगे। तब तक पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद बेटा।